हेलो दोस्तों। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं देहरादून के आईएसबीटी बस स्टैंड पर 12-13 अगस्त की दरमियानी रात एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना ने आज हड़कंप मचा दिया। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस मासूम बच्ची के साथ। किन लोगों ने दिखाई अपनी हैवानियत और क्यों क्यों इसकी इज्जत तार तार। सब कुछ दिल दहला देने वाली कहानी में। 12 अगस्त 2024 को रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बस स्टैंड से लगभग सभी लोग जा चुके थे। उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे। सिर्फ वही लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन उन्हीं बस का इंतजार करने वाले लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने से वह लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां मौजूद लड़की से किसी ने उसकी परेशानी की वजह नहीं पूछी। और अचानक वहां पर बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी। और जैसे ही उस गार्ड ने उस लड़की के देखा तो उसके करीब गया, तो उसे अजीब सा लगता है क्योंकि वह लड़की थोड़ी असहज लग रही थी। यानी वह खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वह अपने कपड़े भी ठीक कर रही थी। वो बच्ची डरी सहमी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता था कि मानो बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि जिधर वह लड़की बार बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ति घूम रहा था। वह लड़की बार बार उसी व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब उस गार्ड को भी लगने लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और हो सकता है कि वह व्यक्ति इस बच्ची को परेशान कर रहा हो, क्योंकि उस लड़की की उम्र देखने से 15-16 साल ही लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि गार्ड कुछ पूछ पाता तभी उस लड़की ने कहा कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी। और शायद अगर वो लड़की उस गार्ड से इस बारे में ना पूछती और उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस अगर मिल जाती तो शायद ही इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए गार्ड ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल किया और उनसे कहा कि सर, यहाँ दून आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिग लड़की खड़ी है। मुझे उसकी हालत थोड़ी अजीब लग रही है। आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। हो सकता है शायद आप इसकी हालत को बेहतर तरीके से समझ सके। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगती है। गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वो सारी चीजें उसने पुलिस वालों को बता दी, जिसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है। जब उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नजर में यही लगा कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर कुछ तो गलत जरूर हुआ है। हो सकता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर घूम रहे हैं उनमें से कोई उसे परेशान कर रहा हो। जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उसके पास पहुंचे तो वह लोग बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वह लड़की उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके पास जो बैग था उससे वह लिपट जा रही थी और इतने सारे मर्दों को अपने सामने देखकर वह कांपने लगी। तो पुलिस वाले तुरंत समझ गए कि यह जरूर आदमियों से घबरा रही है, इसलिए जेंट्स पुलिस पीछे चली जाती और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर उसके पास जाती है। उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेडी पुलिस अफसर उससे पूछती है कि बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो। उस लड़की ने बताया कि वह पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती है। क्योंकि वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए ऑफिसर ने उससे पूछा कि बेटी, तुम यहाँ पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था? तुम्हें कौन अपने साथ लेकर आया था? पुलिस उसे कई तरीकों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वह लड़की बहुत कम सवालों के ही जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों के इतना तो समझ आ गया था कि वह लोग अपने साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन ले गए, क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए सबसे पहले उसे अच्छा सा खाना खिलाया जाए। पानी वगैरह पिलाया गया। इसके बाद फिर से लेडी अफसर उसके पास बैठकर उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय वह इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वह किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वह पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी।
क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही वह किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। खैर, अगली सुबह ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस वालों को यह बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और दोबारा फिर महिला पुलिस उसके पास जाती है। इस बार लेडी अफसर ने उस लड़की से पूछताछ शुरू की तो लड़की ने बताया कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है, जिससे महिला पुलिस अफसर तुरंत समझ जाती है कि इस बच्ची के साथ तो दरिंदगी की गई है। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी यह सब तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ। तो वह लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब उन्हें अपने साथ हुई हवैयत के बारे में बता रही थी तो इसी भी वह बहुत जोर जोर से रोने भी लगी, क्योंकि वह महिला पुलिसकर्मी थी जो उसके हालातों को काफी अच्छे से समझ रही थी और उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भी छोड़ो, हम लोग उस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। वह लोग जैसे तैसे करके उस बच्ची को शांत कराते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा से उससे पूछताछ करते हैं। वह लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने गंदा और घिनौना काम किया है। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड पर हुई है। अब क्योंकि वह बस स्टैंड था इसलिए वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस फिर से बस स्टैंड पर पहुंचती है क्योंकि वह लड़की उन्हें वहीं पर मिली थी, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है तो पुलिस वालों ने देखा कि वहां बस स्टैंड पर उस लड़की के आसपास काफी लोग घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वहां धीरे धीरे लोग कम होने लगे और आखिर में जब वो लड़की उस बस स्टैंड पर अकेली रह गई तो उस समय एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आया। वह बार बार उस बच्ची को देख रहा था, इसलिए वह व्यक्ति पुलिस वालों को भी संदिग्ध लगा और जब उन लोगों ने बच्ची को सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसने उस व्यक्ति को फौरन पहचान लिया और कहा कि हाँ ये वही दरिंदा है। उसके बाद वह जोर जोर से रोने लगी। इसके अलावा कई और लोग थे। इसके बाद पुलिस वाले उस वीडियो फुटेज से उस व्यक्ति की फोटो निकलवाते हैं और फिर से बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। वहाँ बस अड्डे पर जितने भी लोग काम करते थे उन सबको वो फोटो दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुमने इस व्यक्ति को देखा है। तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम पूरी बात बताओ कि तुम लोगों ने उस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ क्या किया और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल थे। पहले तो वह व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने एक कहानी ऐसी सुनाई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल जाएगा। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी और मौजूद लोगों से पूछ रही थी कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, वहां जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि उस आईएसबीटी में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बस खड़ी रहती हैं। वो बसें अलग अलग शहरों में जाती हैं, इसलिए वह थोड़ा कंफ्यूज थी। पटियाला जाने के लिए कौन सी बस पर बैठना है वह नहीं जानती थी। वह लड़की जिस बार बस के बारे में पूछ रही थी दरअसल वह भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा तुम परेशान मत हो, जो सामने बस खड़ी है बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार है। उस लड़की को उस बस में बिठा लिया गया और उससे कहा गया कि तुमको किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे और तुम वहां पर उतर जाना। इसके बाद धीरे धीरे वह बस चलने लगती है और फिर वह बस रात करीब 10:30 बजे आस पास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर रुक जाती है। क्योंकि वह बस का आखिरी स्टॉप था इसलिए सभी लोग एक एक करके बस से नीचे उतरने लगते हैं और जब सारी सवारियां वहां से चली जाती हैं तो वह लड़की वहां पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। वो बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर के बाद जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजार लो।
इसके बाद वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली से कश्मीरी गेट से अपनी गाड़ी में बिठाकर लाए थे, अभी उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास ही थी, उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर लेकर गए। फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करने लगे, उसे परेशान करने लगे और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतार कर वह दोनों उसके साथ गंदा और घिनौना करने लगे। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे थे और वो बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस समय ठीक उन्हीं के पास एक और बस खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली रूट की ओर जाती है। जब उस लड़की की चीखें वहां तक पहुंची तो उस गाड़ी के अंदर भी दो ड्राइवर बैठे हुए थे। लड़की की चीखे की आवाज सुनकर वो दोनों कुछ समय के बाद गाड़ी में आते हैं और वहां पर वह देखते हैं कि उस गाड़ी में एक लड़की बुरी हालत में पड़ी हुई है और उस बस का कंडक्टर ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों ड्राइवर बच्ची की मदद करने के बजाय उल्टा यह कहते हैं कि हम भी लड़की के साथ ऐसा करेंगे। इस पर पहले दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, आपको जो भी करना है करो। और इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय और बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही गंदा और घिनौना करते होता रहता है, यानी वो चारों लोग उस लड़की के साथ बारी बारी से दरिंदगी करते रहते हैं। तब उस गाड़ी का कंडक्टर जो लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था, वो कहता है कि मेरे पास कुछ टिकट के पैसे हैं जो मैं कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और वो तीनों हैवान ड्राइवर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहते हैं। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और जो टिकट के पैसे उसने यात्रियों से कलेक्ट किए थे उन्हें जमा कराने लगता है। तभी कैशियर कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात 10:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पर आ गई थी, तो फिर तुम 2-2.5 घंटे के बाद कैश जमा कराने क्यों आए और तुम इतनी देर तक कहाँ थे? तो कंडक्टर कहता है कि साहब मैं थोड़ा बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया हूँ। लेकिन जब कैशियर उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगा तो वह उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिर में उसने कैशियर को बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब वह कैशियर गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि दो ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों ड्राइवरों की नज़र कैशियर पर पड़ती है तो वह लोग कैशियर को देखकर कहते हैं कि पहले साहब को करने दो, हम लोग बाद में कर लेंगे। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया, यानी उसने भी उस लड़की के साथ गंदा काम किया। और इस तरह पहले कंडक्टर, फिर ड्राइवर और फिर उनके पास में जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें बैठे दो ड्राइवर और आखिर में वो कैशियर, वो पांचों लोग मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से दरिंदगी करते रहते हैं। और जब वह लड़की चीखने और शोर मचाने की कोशिश कर रही थी तो वो लोग उससे कहते थे कि क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती हो? तो अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तुमको ये सब करना पड़ेगा। उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और अब उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन फिर किसी तरह वो लड़की वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है या फिर उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वह लड़की रोड नंबर 12 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। वहां खड़ी होकर वह बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर वहां पर मौजूद गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। गार्ड देखता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि कंडक्टर था वह उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था और बार बार उस लड़की के करीब जाने की भी कोशिश कर रहा था। दरअसल उस कंडक्टर को अब डर सताने लगा था कि कहीं लड़की किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए वह उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि वह लड़की लोगों के बीच में ना जाए। लेकिन तभी गार्ड ने अपनी होशियारी और सूझबूझ के साथ 1098 पर फोन कर दिया। इसके बाद CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग वहां पहुंचते हैं। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस CCTV के आधार पर पहले उस कंडक्टर को अरेस्ट करती है जो कि संदिग्ध लग रहा था, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसके दिए बयान के आधार पर 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उन पांचों को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई और जब इस घटना का खुलासा हुआ
तो इस घटना के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी घबरा गए। इसके बाद उन पांचों के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वह लड़की कौन थी और वह कहाँ की रहने वाली थी। जब इस बारे में उस लड़की से पूछा गया 13 तारीख को इसमें जो है सूचना वहां पर जो 1098 है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, इनको सूचना वहां के गार्ड द्वारा दी गई थी कि एक बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर बैठी एक शॉप पर कुछ खा रही है और इस तरह वहां पर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है। तो इसको देखते हुए 1098 ने अपनी टीम के अन्य सदस्य को बुलाया और बच्ची से जो पूछताछ करी, उस पूछताछ में बिटिया द्वारा ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आई है, किन परिस्थितियों में आई थी, और उसके द्वारा अपना घर कहीं कभी अन्य शहरों में बताया गया। और माता पिताजी के बारे में पूछने पर उसके द्वारा ये बताया गया कि उनके माता पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो इस सब चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए सब बाल निकेतन ले जाया गया था। और वहां इसके बाद उसकी फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिस्थितियों में उसने इसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ, पूछताछ से भी, क्योंकि जब सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्ची द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जोन के द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो बीएनएस हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो कि वह कहाँ की रहने वाली है। इस पर लड़की ने बताया कि वह पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वह लड़की उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के मोंढा पांडे थाना क्षेत्र के किसी गांव की है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने गांव में जाकर उसके माता और पिता से संपर्क किया। हालांकि अभी तक वह लड़की कह रही थी कि मेरी माँ और बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं और उसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है। और जब उसके माता पिता से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वह लड़की करीब 12 दिन पहले ही घर से निकल गई थी। इससे पहले भी वह 1-2 बार घर से जा चुकी थी, लेकिन हर बार वह लोग जल्दी उसे ढूंढ लेते थे। उनका कहना था कि इस बार हमें पता ही नहीं चला कि वह कब कैसे निकल गई। उसे हर जगह तलाश करने की भी कोशिश की। इसके बाद लड़की के माता पिता उसे लेने के लिए देहरादून पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़की ने कहा अपने माँ बाप के साथ मुझे नहीं जाना। पुलिस जांच में यह भी पता चला था कि उस लड़की की मानसिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है और वह लोग भी अपनी बेटी को लेकर काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने इतनी ज्यादा दरिंदगी की थी, उसे तो ठीक से यह भी पता नहीं था कि उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम हुआ है। हालांकि उस लड़की का भी इलाज चल रहा है। उसे अभी फिलहाल बालिका निकेतन में रखा गया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक हो सके। उसकी कई बार काउंसलिंग भी कराई जा रही है और इस घटना से संबंधित आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है इस घटना में 5 से ज्यादा लोग भी शामिल रहे हों। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज में इंसानों के रूप में घूम रहे हैवानों को संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी एक तरफ अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर मौमिता केस को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इंसाफ को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस तरह का गंदा और घिनौना काम करने वाले लोगों को शायद अब कानून का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि कोलकाता केस के ठीक 3 दिन बाद देहरादून में भी इसी तरह की दरिंदगी की वारदात का हो जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो कुछ इन दोनों लड़कियों के साथ हुआ वह वाकई भयानक और डराने वाला है। लेकिन सबसे अजीब बात, इन 5 लोगों में 2 लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। क्या उन्हें इस बच्ची के साथ दरिंदगी करते हुए एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वह लड़की उनकी बेटी की उम्र की या उनकी पोती की उम्र की है? ये लोग सारी रात नोचते रहे, उसकी इज्जत को तार तार करते रहे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।